Hello dear students, this is my 7th video of class 11th. So we were discussing the chapter of LPG policies and the first phase, that is liberalization या उदारीकरण, we have discussed. Now we will discuss the second phase of our LPG policy, that is privatization या निजीकरण. व्यापक अर्थों में अगर अर्थव्यवस्था के निजीकरण का अर्थ जानना है तो हम इस प्रकार से उसकी चर्चा कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और ऐसी प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र के आर्थिक कार्यकलापों में सरकारी प्रभुत्व को कम कर देती है। और अगर संकुचित रूप में हम निजीकरण को देखते हैं तो सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना निजीकरण कहलाता है। निजीकरण के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि विकासशील और विकसित दोनों ही प्रकार के देशों में निजीकरण को महत्व दिया जा रहा है। देश के संसाधनों के उचित विदोहन को सुनिश्चित करना होता है, प्रबंधकीय योग्यता और दक्षता में वृद्धि करनी है, अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है, उत्पादकता में वृद्धि करनी है और परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा उद्योगों के विवेकीकरण के लिए औद्योगिक शोध और विकास कार्यक्रम को तेज करना और विस्तार करना, ये हमारे निजीकरण के उद्देश्य हैं। निजीकरण के कुछ मेजर्स हैं, कुछ उपाय हैं, वो इस प्रकार से हैं। प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को दो उपाय या दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है ओनरशिप मेजर, स्वामित्व संबंधी उपाय। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, संगठनात्मक उपाय। ओनरशिप मेजर या स्वामित्व संबंधी उपाय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व का हस्तांतरण निजी हाथों में पूर्णतया या आंशिक रूप में करके निजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसमें निम्नलिखित रूप होते हैं, जैसे जॉइंट वेंचर, साथ में काम करना, या साझा उपक्रम से स्वामित्व में सरकार एवं निजी क्षेत्र की दोनों की भागीदारी पाई जाती है, किंतु इस उद्यम का स्वरूप राजकीय नीति पर ही निर्भर करता है। टोटल डीनेशनलाइजेशन, पूर्ण विराष्ट्रीकरण, इसका अर्थ है किसी भी सार्वजनिक उद्यम के स्वामित्व का निजी क्षेत्र को 100% हस्तांतरण होना। तो ये है हमारा ओनरशिप मेजर, नाम ही इसका ओनरशिप है, किसकी स्वामित्व रहेगी। प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर की ही ओनरशिप होगी यहाँ पे। दूसरा जो उपाय है वो है संगठनात्मक उपाय, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल मेजर। यहाँ हम देखते हैं नियंत्रक कंपनी, होल्डिंग कंपनी। इसके अंतर्गत ढांचे का इस प्रकार विकास किया जाता है कि सरकार अपना हस्तक्षेप उच्च स्तर के निर्णयों तक सीमित कर देती है और इस ढांचे में कार्य कर रही जो कंपनियां बाजार शक्तियों की परिसीमा में निर्णय करने में पर्याप्त मात्रा में ऑटोनॉमी या स्वायत्तता देती हैं। लीजिंग, इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उपक्रम का प्रबंध स्वयं के हाथों में ही सुरक्षित रखते हुए उसका कार्य संचालन किसी निजी बोली लगाने वाले निश्चित समय के लिए हस्तांतरित कंपनी को दे दी जाती है। तो इस तरह से लीजिंग की जाती है, लीज पे दिया जाता है। अब है भारत में निजीकरण किस प्रकार से पांव पसार रहा है और इस किस तरह से यहाँ कार्य हम देख रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक उदारीकरण को प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिक
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जाने का विचार किया गया था। तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में 1991 में निजीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जब सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में 20% विनिवेश करने का निर्णय लिया और जापान तथा एशिया के नव जो औद्योगिक देश थे जैसे सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया आधारित आर्थिक निष्पादन ने भारत में निजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों की निरंतर घाटे की दशा में भी देश में निजीकरण प्रक्रिया आरंभ करने के लिए उचित आधार भी दिया। तो इस प्रकार से भारत में निजीकरण ने 1985 से ही अपना प्रभुत्व दिखाना शुरू किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। भारत में निजीकरण की सरकारी नीति क्या क्या है? सबसे पहले जो कदम उठाए गए निजीकरण को बढ़ाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो इस प्रकार थे। आरक्षण से मुक्ति, डी रिजर्वेशन। सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों की संख्या में कमी करके निजी क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 2 रह गई है। दूसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र की सहभागिता। बीमा, विद्युत, ईंधन, परिवहन, संचार आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु आमंत्रित किया गया है। रिमूवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंट्रोल ऑन बिग बिजनेस हाउसेस, बड़े औद्योगिक घरानों पर से विनियोग नियंत्रण की समाप्ति हो गई। एकाधिकार व्यवहार तथा प्रतिबंधात्मक गतिविधि अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी उपक्रम तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में अपनी गतिविधियां शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं। एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंस का परित्याग। सरकार द्वारा देश में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को धीरे धीरे कम कर दिया गया है। 1991 की उदारीकृत औद्योगिक नीति में 18 उद्योग ऐसे थे जिनको प्रारंभ करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता था, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर सिर्फ 5 रह गई है। ऐसे सिर्फ 5 ही सेक्टर अब बच गए हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज सभी सेक्टर्स प्राइवेटाइज हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने चर्चा किया भारत में निजीकरण की सरकारी नीति के बारे में। अब हम देखेंगे भारत में निजीकरण की क्या सीमाएं हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले निजी क्षेत्र के उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित होते हैं। यह फैक्ट है कि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ही होता है, जो मोस्ट प्रायोरिटी के साथ वो लोग फोकस करते हैं और विकास रणनीति की प्राथमिकताओं की अवहेलना करते हैं। क्योंकि उनका मोटो होता है प्रॉफिट मेकिंग, इसीलिए उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब खास नहीं होता है, जिसके चलते डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो अछूता रह जाता है। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग श्रम आधारित उत्पादन तकनीकों की अवहेलना होती है, जिसमें बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो पाती है। बड़े औद्योगिक घरानों की क्रियाओं के विस्तार से ही निजीकरण संभव हो पाता है, किंतु इन घरानों पर सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रण से देश में निजीकरण की जो गति है वो सीमित रह जाती है। घाटे में चल रहे प्रतिष्ठानों को बेचकर निजीकरण किया जाता है, किंतु घाटे के उपक्रमों को निजी उद्यमी लेने से इच्छुक नहीं होते हैं और निजीकरण प्रक्रिया प्रायः अवरुद्ध हो जाती है। तो ये सब लिमिटेशंस हैं हमारे प्राइवेटाइजेशन की अपने देश में।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे अचीवमेंट्स और फेलियर्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। उदारीकरण एवं निजीकरण की असफलताएं और सफलताएं, इनके बारे में। थैंक यू।